नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड में। तो आज हमारे साथ हैं समाज सेविका आशा मुंजाल जी। स्वागत है मैम आपका। आज मैं सतर्क भारत के थ्रू जनता की आवाज़ बनकर आपके सामने हूं और रक्षाबंधन पर और महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहती हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि सतर्क भारत के थ्रू मैं आज आपसे रूबरू होने जा रही हूं और ये सौभाग्य मेरा है कि मुझको आज एक अवसर मिला है आप लोगों से अपने मन की बात कहने का। न सिर्फ समाज सेवा कहा जाए तो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी ये सर्वोत्तम है और यानी ये आगे बढ़ चढ़कर समाज में जुड़ी रहती हैं। तो आइए करेंगे इनसे कुछ खास बातचीत। उससे पहले आप सभी को सतर्क भारत परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे अतिथि को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैम, पहला ही सवाल ये है कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सबको सतर्क भारत के माध्यम से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये शुभ घड़ी आई, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन के बारे में जैसा कि कुछ लोगों ने आजकल ऐसा हो रहा है कि हर त्योहार 2 तिथि में मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन के बारे में भी इस बार ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग 11 अगस्त को रक्षाबंधन मना रहे हैं, कुछ 12 अगस्त को मना रहे हैं। कुछ पंडितों का मत है कि रक्षाबंधन 10:30 बजे से 11 तारीख को शुरू होकर और 12 अगस्त की 7 बजे तक का मुहूर्त है। लेकिन कभी ऐसा भी होता था कि हम लोग पूरे दिन रक्षाबंधन, होली आदि मनाते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कुछ तो कोरोना की वजह से लोग अपने घरों तक सीमित होकर रह गए हैं और कुछ आजकल के त्योहार पहले की तरह से वो उल्लास और उमंग नहीं है। केवल ऐसा लगता है कि एक औपचारिकता मात्र ही ये रह गए हैं त्योहार। रक्षाबंधन के बारे में कहा जाता है कि कभी मेवाड़ की रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा का वचन लिया था। तब से भी इस त्योहार को मनाया जाता है और रक्षाबंधन में बहन भाई का प्रतीक भी है, प्यार का प्रतीक भी है, इसलिए भी इसको मनाया जाता है। और इसमें मानते हैं कि भाद्रा में, यदि भाद्रा होने से इसको अशुभ मानते हैं, भाद्रा में इस त्योहार को नहीं मनाया जाता है। और वैसे तो हर त्योहार का महत्व अपना सांस्कृतिक रूप से भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक ये त्योहार ही होते हैं जो हमको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और समाज में ऊपर उठाते हैं। तो रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो बहन भाई के मतलब जो है सौहार्द को बढ़ाता है और आपसी भाईचारे को भी बढ़ाता है। तो हमको रक्षाबंधन के महत्व को समझना चाहिए, इसको औपचारिकता मात्र ना समझकर हृदय से इसको मानना चाहिए, निभाना चाहिए और मनाना चाहिए। इसमें रक्षाबंधन में क्या होता है कि बहन भाई को राखी बांधकर उससे रक्षा का वचन लेती है और भाई उपहार स्वरूप कुछ रुपए या कोई भी मतलब उपहार आदि देता है। वैसे तो अब आजकल सभी लोग इसको एक पैसा मात्र समझकर रक्षाबंधन को पैसे का त्योहार मानने लग गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे को अहमियत ना देकर बहन भाई के प्यार को ही महत्व देते हैं। और होना भी यही चाहिए कि हम लोगों को पैसे को अहमियत ना देकर त्योहार को पैसों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए, तभी हम लोग रक्षाबंधन के महत्व को समझ पाएंगे। बहुत अच्छी बात है मैम। और व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाए तो किस तरह से आपका जीवन का सार रहा है? अपनी जीवन शैली के बारे में आप हमारी जनता को बताइए। मैं शुरू से ही थोड़ा सा क्रिएटिव रही हूँ और कर्मशील रही हूँ। मैं 17 साल तक अध्यापन के क्षेत्र में जुड़ी रही हूँ और मैंने दिव्यांग स्कूल के बच्चों के साथ भी अपना 1-1.5 साल का वक्त एक प्रधानाचार्य के रूप में गुजारा है और उस वक्त का अनुभव मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं प्रधानाचार्य के पद पर हूँ, ऐसा लगता था कि एक बच्चों की माँ बनकर वहाँ रह रही हूँ। और वो बच्चे इतने ज़्यादा मेरे साथ जुड़ गए थे कि मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको कि कहते हैं एक माँ के जैसा प्यार हो गया था उन बच्चों को भी। तो 17 साल तक मेरी ज़िंदगी संघर्षशील रही है। मैं शुरू से ही किसी न किसी क्षेत्र में कार्य करती रही हूँ और कार्य करना मेरी कर्मशैली है। मैं अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ, जैसे कि मातृमंडल आदि के थ्रू। अभी भी मैं क्राफ्ट वर्क वगैरह बच्चों को कराती हूँ, गरीब बच्चों को निःशुल्क क्लासेज भी लेती हूँ। आज भी मैं किशोरी विकास केंद्र भी चला रही हूँ और मातृमंडल सेवा भारती के थ्रू भी समाज सेवा भी कर रही हूँ। साथ साथ मैं अन्य कार्य भी करती रहती हूँ, अध्यापन के क्षेत्र से भी जुड़ी हूँ और अनेक जगह मुझको
सम्मानित भी किया गया है इसी के लिए। गाजियाबाद भी जाने का मौका मिला, वहाँ पर भी मुझको सम्मानित किया गया ग्लोरी अवार्ड से, और दिल्ली के कालका जी मंदिर पर भी मुझको गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान तो एक अपनी जगह है, लेकिन मैं हृदय से इस कार्य को करती हूँ। ऐसा नहीं कि केवल सम्मान पाने के लिए, उपहार पाने के लिए कार्य किया जाए। और महिलाओं के लिए खासकर मैं आगे बढ़कर, कहीं भी कोई ज़रूरत होती है महिलाओं और किशोरियों के लिए, आगे बढ़कर हर क्षेत्र में मैं आती हूँ जहाँ भी किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होती है। बहुत सराहनीय कार्य करती हैं मैम आप। तो अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो समाज में किस तरह से उनको बराबरी देने का, या कहा जाए महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जा सकता है? महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग सभी लोगों का साथ होना चाहिए। केवल एक के करने से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। आज भी बहुत सा समाज का ऐसा कमजोर महिलाएं हैं जिनको घरों के अंदर तक सीमित करके रख दिया गया है। कुछ तो हमारे कोरोना ने घरों में सीमित कर दिया है, और कुछ आज भी कहने को तो महिला आज़ाद है, किशोरियाँ आज़ाद हैं, लेकिन ऐसा लगता है केवल एक खिड़की खुली है जिससे थोड़ा सा हवा का झोंका आया है। और कुछ महिलाएं तो आज बाहर निकली हैं, लेकिन कुछ आज भी अपनी सीमित दायरे में हैं और पुरुषों के बराबरी का हक नहीं दिया जाता है। आज भी कुछ समाज और परिवार ऐसे हैं जहां महिला को पुरुष से नीचे माना जाता है। तो हम लोग महिलाओं को घर के बाहर निकालें, उनको मनोबल बढ़ाएं, उनका मनोबल बढ़ाकर उनके घर के जो रूढ़िवादी लोग हैं उनके विचारों को बदलने की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन सबसे पहले समाज में भी मायने रखता है। इसलिए परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन लाना होगा, क्रांति लानी होगी, तभी हमारी महिलाएं घरों के बाहर आ पाएंगी। और हम अनेक रास्तों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि महिलाओं को बाहर लाकर निःशुल्क कोई भी कार्य सिखाकर, यदि हमारे पास जो भी हुनर है उन महिलाओं को देकर, और खासकर उन गरीब महिलाओं को जो कि पैसे की वजह से या आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है और इस वजह से कहीं भी किसी क्षेत्र में नहीं निकल पाती हैं। कुछ परिवार तो ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। तो ऐसी महिलाओं को हम कोई ना कोई हुनर सिखाकर, जैसे सिलाई, कढ़ाई, पढ़ाई और घर के बेकार सामान से कुछ चीज़ें बनवाकर उसको कहीं भी धन अर्जित करने का साधन बना सकते हैं, रोजगार के रूप में अपनाकर। बहुत से ऐसे रास्ते हैं, बहुत से ऐसे साधन हैं जहाँ की हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। और नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज मैं उस संदर्भ में भी कुछ कहना चाहूँगी। केवल एक नारा नहीं, बेटियां कहते तो सभी लोग हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी कोख में ही बेटियों को मार दिया जाता है। भ्रूण हत्या सबसे बड़ा इस समाज का अपराध है, और हमें सबसे पहले उस पर रोक लगानी होगी, तभी हमारी बेटियां आगे बढ़ पाएंगी, बच पाएंगी। और जब हमारी बेटियां शिक्षित होंगी तो वो अपने परिवार का साधन बनेंगी। बेटियां 2 घर की लाज होती हैं, यहाँ भी और ससुराल में भी। इसलिए उनको शिक्षित करने का मतलब है कि हमने 10 लोगों को शिक्षित कर दिया, पूरे समाज को शिक्षित कर दिया। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तभी नारा सार्थक होगा जब हम बेटियों को शिक्षित करके और उनको घरों के बाहर निकालेंगे। घर में रहकर तो कोई भी बेटी नहीं पढ़ पाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे लाना होगा, रोजगार के क्षेत्र में आगे लाना होगा। आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं काम कर रही हैं, और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो महिलाओं के योगदान से अछूता रहा हो। और एक दिन हमको ऐसा होगा कि किशोरियों का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा, तो हम ये कह पाएंगे, ये कहने के बजाय कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह हम ये कहेंगे बेटी बच गई बेटी पढ़ गई। बहुत खूबसूरत मैम आपने बात कही कि महिलाओं का मनोबल बढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि आप हमारे सतर्क भारत के माध्यम से आज जुड़ी हैं, तो जनता को एक मैसेज, एक यूथ को एक मैसेज देना चाहेंगी? मैं सतर्क भारत के माध्यम से जनता को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी काम जो है केवल एक व्यक्ति के करने से नहीं होता है। इसलिए पूरी जनता को आगे आना होगा, समाज के सभी लोगों को, और विशेषकर प्रशासन को। बहुत सी चीज़ों में प्रशासन का हाथ होता है जहाँ की उनका ध्यान नहीं जाता है। मैं उन्हीं चीज़ों पर प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहूँगी। जैसे कि आज हम देखते हैं आवास विकास के अंदर बहुत सारी जगह पर जहाँ स्वच्छता अभियान का बोर्ड लगा है वहाँ बिल्कुल भी स्वच्छता दिखाई नहीं देती है। तो ये हमारे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी जैसा कि हम कोरोना के दौर से गुजर चुके हैं, तो उसको देखते हुए तो हमें और भी ज़्यादा प्रशासन को और नगर निगम को, मेयर साहब को स्वच्छता की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या सड़कों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज आए दिन देखते हैं आप लोग कि आवास विकास की सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो क्या इतनी सस्ती जान है हमारी जनता की, या हमारे किसी भी समाज के व्यक्ति की जान इतनी सस्ती नहीं है। इसलिए
यही चाहूंगी कि प्रशासन इस मामले में चुप्पी क्यों साधे है, क्यों आगे नहीं आ रहा है। आगे बढ़कर प्रशासन को आगे आना होगा और स्वास्थ्य की ओर मेन ध्यान देना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जैसा कि कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो पहले तो हम लोगों को स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, उसी के बाद हम किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं अपनी जनता को, समाज को सतर्क भारत के माध्यम से आगे आने के लिए कहूंगी, आवाज उठाने के लिए कहूंगी। एक आवाज से नहीं, पूरे समाज की आवाज से ही कार्य होता है। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दे आपने आज समाज के लिए उठाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एक अपना मूल्य समय आपने हमें दिया और जनता को संबोधित किया। तो देखते रहिए सतर्क भारत। मैं अनुकृति श्रीवास्तव अपने साथी मनीष बोरा के साथ विदा लेती हूँ।